नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज हम डिस्कस करेंगे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट 477 इस केस को। ये जो केस है इसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉपुलर केस है जो कि आर्टिकल 16(4) के अंदर, आर्टिकल 16(4) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में दिए गए बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन यानी कि 27% रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लास को जो दिया था उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए ये केस इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसमें डिसाइड किया गया। इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया गया। तो हम इसमें आज इस पे चर्चा करेंगे कि इंदिरा साहनी यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि मंडल कमीशन क्या था। मंडल कमीशन का जो केस था वो क्या था। 1993 में इसको डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 16(4) पर 27% जो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को दी गई थी इस अनुच्छेद के तहत। तो इसकी वैलिडिटी को चेक किया गया था इस आर्टिकल 16(4) के अंदर जो रिजर्वेशन जो दिया गया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस केस की बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। भाई ये जो केस है इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सबसे पहले तो इसका ये है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 1979 को 1 जनवरी 1979 को भारत देश के अंदर मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उनकी हेडशिप के अंदर ये सरकार बनती है। तो उन्होंने बीपी मंडल, इनका नाम था बीपी मंडल की हेडशिप के अंदर, इनकी चेयरमैनी के अंदर इनको चेयरमैन बनाया और आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 के तहत बैकवर्ड कमीशन का गठन किया गया और इनको चेयरमैन बनाया गया और इनको एक काम सौंपा गया कि आप अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 340 के तहत आप पूरी देश के अंदर जाएं और देश के अंदर से डाटा कलेक्ट करें और बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करें। बैकवर्ड क्लास को आप आइडेंटिफाई करें भी कौन बैकवर्ड है, पिछड़े कौन है, पिछड़े लोग कौन है, पिछड़ा वर्ग कौन सा है। तो इन्होंने जो दिसंबर 1980 के अंदर बीपी मंडल जी ने यानी कि इस कमीशन ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी। जो उनको काम दिया गया था कि इन्वेस्टिगेट करना, आइडेंटिफाई करना कि भाई बैकवर्ड कौन है, पिछड़े कौन है और उनकी हालात और परिस्थिति से संबंधित सारा डाटा इन्होंने दिसंबर 1980 के अंदर इस कमीशन का गठन 1979 को, यानी कि सेकंड बैकवर्ड कमीशन नहीं है। बीपी मंडल की हेडशिप के अंदर जो बैकवर्ड कमीशन का जो गठन हुआ वो सेकंड बैकवर्ड कमीशन था ये। और इन्होंने दिसंबर 1980 के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी और रिपोर्ट दाखिल करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया 3743 जो जातियां थी उनको आइडेंटिफाई किया कि ये बैकवर्ड हैं, ये पिछड़ी हुई जातियां हैं और इनका विकास होना चाहिए, इनका एडवांसमेंट होना चाहिए, इनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। इन्होंने और रिकमेंडेशन दी 27% रिजर्वेशन का प्रावधान यानी कि रिकमेंडेशन इस बीपी मंडल कमीशन ने यानी कि मंडल आयोग ने ये रिपोर्ट दी, इनको रिकमेंडेशन दी कि 27% का जो इनको जो रिजर्वेशन
दे देनी चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है, इसके बाद जो ये मोरारजी देसाई जो थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो थे, वो जनता पार्टी से थे, तो उनकी सरकार गिर जाती है, उनकी सरकार गिर जाती है। और उनकी सरकार गिरने के बाद जो है इंदिरा गांधी की हेडशिप में, इंदिरा गांधी जी की हेडशिप में कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है, कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है सेंटर के अंदर पावर में, ये कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है। और कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद 10 वर्षों तक यानी कि रिपोर्ट 1980 में आ गई थी, कमीशन का गठन 1979 में हो गया था, और 89 तक, 1989 ये डेट नोट कर लेना, 1989 तक इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो कि इंदिरा गांधी की हेडशिप में था, इस बैकवर्ड जाति को, बैकवर्ड पिछड़े वर्ग को 27% रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने दी थी। उनको रिजर्वेशन का प्रावधान जो 16(4) में दिया गया था, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 1989 तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। देर आफ्टर 10 वर्षों तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर दोबारा से पुनः जो है इंदिरा गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट फिर डिफीट हो जाती है, और वापस जो है जनता गवर्नमेंट, वापस जो है जनता दल, वापस जो है जनता दल वापस जो है फोर्स में आती है, वापस पावर में आती है। और अब की बार में वीपी सिंह की हेडशिप में वीपी सिंह प्रधानमंत्री जो थे, इनकी हेडशिप में गवर्नमेंट बनती है सेंटर में। और जैसा कि उन्होंने अपना प्रॉमिस किया था कि पिछड़े वर्ग को 16(4) के अकॉर्डिंग के प्रावधान के अंतर्गत उनको आरक्षण, उनको अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, उनको उनकी प्रोग्रेस की जाएगी, उनका कल्याण किया जाएगा। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जो है इसको 13 अगस्त 1990, ये डेट नोट करने की है, 13 अगस्त 1990 को इन्होंने वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इस मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू कर दिया, और एक मेमोरेंडम इशू कर दिया कि भाई पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% जो रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन जैसे ही वीपी सिंह जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने 27% का रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग को दिया, ये घोषणा की, जैसे ये मेमोरेंडम आया तो पूरे देश के अंदर जो अफरा तफरी मच गई, हिंसा हुई, आगजनी हुई, इसके विरोध में कि पिछड़ों को 27% का आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए जो है पूरे देश के अंदर ये माहौल बना। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक याचिका फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका फाइल की जाती है। वो 1 अक्टूबर 1990 में 1 अक्टूबर 1990 में ये फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा ये पेटिशनर होते हैं उसमें 1 अक्टूबर 1990 के अंदर। और 27% जो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को जो दिया था, उसको कहा कि ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि पिछड़ों को यानी कि पिछड़े वर्ग को 27% जो आरक्षण जो दिया जा रहा है, ये गलत दिया जा रहा है, ये संवैधानिक नहीं है। और इसको चैलेंज किया गया और इसको सटे कर दिया गया।
सटे कर दिया गया। और सटे ये पांच जजों का फैसला था और इसको सटे कर दिया गया। लेकिन इसमें एक नया मोड़ आता है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला जाता है और ये 27% पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण था ये सटे हो जाता है। लेकिन उसके बाद दोबारा से कांग्रेस गवर्नमेंट फिर गिर जाती है, दोबारा से कांग्रेस पार्टी इसमें फिर गिर जाती है और जनता पार्टी इसमें फिर पावर में आती है। और 1991 के अंदर फिर जो है कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आती है। कांग्रेस ये इसके बाद वीपी सिंह के द्वारा ये मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी जैसे इन्होंने लागू की, पूरे देश में हाहाकार हो गया, दंगे फसाद हुए और इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। और 1991 में कांग्रेस पार्टी फिर पावर में आती है और उस समय वीपी सिंह उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं और उन्होंने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कुछ बदलाव करके एक नया मेमोरेंडम जारी किया। इसमें नया मेमोरेंडम जारी किया और उसमें बदलाव क्या किया? उसमें बदलाव, सबसे पहला बदलाव तो ये किया, पहला बदलाव इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं कि भाई आर्थिक जो है क्राइटेरिया बना दिया गया, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया कि भाई आर्थिक क्राइटेरिया क्या होगा, भी को वो क्या लिमिटेशन होगी, भी किन किन को जो है कितनी आर्थिक इनकम होगी उनको ये रिजर्वेशन 27% का मिलेगा। दूसरा इसमें 10% EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हायर कास्ट के अंदर, उच्च बिरादरी के अंदर, सवर्ण जाति के जो गरीबी में रहने वाले जो लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं हायर कास्ट के अंदर, उनको 10% का प्रावधान की रिकमेंडेशन, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ 25 सितंबर 1991 को 25 सितंबर 1991 को ये दो चीजों को चेंज कर दिया। पहला चेंज इकोनॉमिक क्राइटेरिया, दूसरा चेंजिंग इसमें 10% एडिशनल उसमें ऐड किया। हालांकि बीपी मंडल की जो रिकमेंडेशन थी उनमें दोनों चीजें नहीं थी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं था और ये 10% जो हायर कास्ट के लिए जो था EWS ये भी नहीं था। लेकिन 25 सितंबर 1991 के अंदर जब नरसिम्हा राव की सरकार आती है तो इन्होंने ये दोनों चीजें इसमें ऐड करके एक 25 सितंबर 1991 में नया मेमोरेंडम इसमें जारी कर दिया। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ये मैटर इंदिरा गांधी यूनियन ऑफ इंडिया का जो था, ये 1 अक्टूबर 1990 के अंदर जो फाइल हुआ था, तो ये 5 जजों के पास था, तो वो 5 जज इसको 9 जजों की बेंच के पास भेज देते हैं। यानी कि इसकी इंपोर्टेंस को देखते हुए, इस मैटर की इंपोर्टेंस को देखते हुए 9 जजेस की जो बेंच थी वहां इसको भेज देते हैं कि भाई इसकी जो है वैलिडिटी 9 जज यानी कि ज्यादा जज इसको चेक करेंगे और फिर इसको डिसाइड करेंगे। यानी कि 5 जजों से ये 9 जजों की बेंच के पास चला जाता है। तो 9 जजों के पास जब ये चला जाता है तो इसमें 6 और 3 के अनुपात में 6 और 3 के अनुपात में फैसला आता है। और फैसला क्या आता है कि 6 जज मेजोरिटी के अंदर यानी कि पार्टली जो 25 सितंबर 1991 के अंदर जो नरसिम्हा राव की सरकार ने मेमोरेंडम
इशू किया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था कि जिसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया था और 10% हायर कास्ट के लोगों को जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं, यानी कि उनका आर्थिक तौर पर वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको रिजर्वेशन का प्रावधान का 10% एडिशनल जोड़ा गया, तो उसको वैलिड बता दिया गया, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और जो तीन जजों का जो फैसला था माइनॉरिटी के अंदर, उन्होंने कहा कि भी ये जो 25 सितंबर 1991 के अंदर जो 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए और 10% जो है हायर कास्ट के लिए, ये ईडब्ल्यूएस वाले, ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बाकी जो 6 जजों ने मेजोरिटी में ये फैसला दिया कि ये जो फैसला है ये ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो इस तरह से जो है ये इंदिरा गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस केस है। ये जो बैकवर्ड क्लास से संबंधित है, बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन से संबंधित है। हालांकि जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बिंदुओं को डिस्कस किया। मैं फटाफट जो है आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अदरवाइज मुझे इसके लिए दूसरी वीडियो अपलोड करनी पड़ जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी में ये बताऊं कि 9, 6 और 3 के अनुपात में ये फैसला आया कि ये जो है वैलिड है, ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना ओपिनियन दिया। सबसे बड़ा ओपिनियन तो ये दिया कि इसमें जो 27% का जो रिजर्वेशन है ये बैकवर्ड क्लास के लिए, ये प्रमोशन में नहीं होगा, ओनली अपॉइंटमेंट में होगा। जैसे कि SC ST के लिए 16(4)B A और B है, A के अंदर प्रमोशन, B के अंदर बैकलॉग है, जैसे SC ST के लिए प्रावधान है। तो ये उस कर्ज पे नहीं होगा, इसमें प्रमोशन में नहीं होगा। जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो 27% रिजर्वेशन है वो केवल अपॉइंटमेंट में होगा, ना कि जो है प्रमोशन में होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें कि आप रिजर्वेशन दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन टोटल वैकेंसी से 50% ज्यादा नहीं होगी, यानी कि लिमिटेशन, यानी कि 50% की सीलिंग लगा दी, 50% की लिमिटेशन लगा दी कि भैया आप रिजर्वेशन दे सकते हो। 100 वैकेंसी है तो 50 से ज्यादा जो है रिजर्व नहीं होनी चाहिए, यानी कि 50% से नॉट मोर देन 50%। ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का आया। और इसमें ये आया, एक और जो है इसमें ओपिनियन आया कि ये आर्टिकल 16(1) का अपवाद नहीं है, ये आर्टिकल 16(1) का अपवाद नहीं है। और ना ही ये 15(4) के अंदर 15(4) अनुच्छेद 15(4) का सिमिलर है। 15(4) के अंदर रिजर्वेशन फॉर SC ST के लिए प्रावधान है, तो उसके सिमिलर भी नहीं है, ये सेपरेट है। तो ये कुछ इसमें ओपिनियन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड करते हुए दिया। और इसमें क्रीमी लेयर, एक और बात, क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजर्वेशन, कि भाई ये जो क्रीमी लेयर है इसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और क्रीमी लेयर का मतलब जो IAS IPS या कोई भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर, भाई जब जिस कास्ट में बैकवर्ड क्लास के अंदर, बैकवर्ड क्लास के लिए ये ध्यान देने की बात है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ये क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। वो पहले ही बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 15(4) का सिमिलर नहीं है ये। तो ये जो है क्रीमी लेयर का मतलब जिस कास्ट के अंदर IAS IPS, जिस परिवार के अंदर IAS और IPS जो बन जाता है, उसके घर में कोई सिविल सर्विस में आ जाता है, तो उसके बाद उसको फर्दर ये रिजर्वेशन 16(4) में 27% नहीं दिया जाएगा। और इसमें एक बात और बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये केवल जो रिजर्वेशन है, ये जो रिजर्वेशन है 27%, ये केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही नहीं होना चाहिए, इसमें केवल और भी बहुत सारी चीजों को देखना जरूरी है।
टाइम टू टाइम इसमें गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करे और इसमें देखे कि केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि ये जो 16/4 के अंदर मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट जो आई है और जिसमें हमने फैसला दिया है, तो ये गरीबी मिटाने का इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। पॉवर्टी को मिटाना यानी कि अपलिफ्टमेंट करना, उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट करना, ये इस प्रावधान ये 16/4 का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कुछ बिंदु है ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखे। और इसमें जिस दिन ये फैसला आया उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन से कहा कि 4 महीने के अंदर अंदर आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया बताएंगे, आप एक कमीशन गठन करेंगे और वो कमीशन ये देखेगा कि 4 महीने के अंदर अंदर कि भी किसको 27% का रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाएगा, वो क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया होगा, वो 4 महीने के अंदर आप डिसाइड करिए। और ये बहुत ही जो है बहुत बड़ी जो उलझन जो थी और इसमें बहुत सारे जजमेंट जो है इधर उधर कोई पक्ष में था कोई विपक्ष में था, उन सभी की क्लैरिटी की। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का जो जजमेंट था उसको ओवररूल किया गया, उसमें ओवररूल किया गया और उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसमें कहा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये इतना 9 जजों का फैसला था, 6-3 में इसको डिसाइड किया गया। और बैकवर्ड क्लास का जो प्रावधान था 27% रिजर्वेशन, उससे संबंधित था। ये बड़ा फेमस केस है और आपको इस केस की जो जानकारी अच्छी लगी हो और तो इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप शेयर भी करिए। जो भी आपका कमेंट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किए। थैंक यू।